गुड इवनिंग दोस्तों, पीएससी नर्सिंग कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नर्सिंग के ज्ञान में अपन अपना ज्ञान आगे बढ़ाते हैं और अपना नया टॉपिक यूएस क्लास के अंदर अपन न्यूक्लियस की बात कर रहे थे। न्यूक्लियस का क्या काम है, न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें पाई जाती है, सेल के सेंटर में होता है, न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा करी गई। ये सारी चीजें अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि न्यूक्लियस में और क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर आरएनए भी प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाली संरचना डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए कहाँ होती है, तो क्रोमोसोम पे अंदर पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर भी डीएनए पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के बाहर जो पाया जाता है डीएनए, उसको अपन माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए भी बोलते हैं। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं दो टाइप्स के। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए क्या है, एक तरह के न्यूक्लिक एसिड है। तो अपना टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। ये मेनली दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपका डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। अब सिंपल सी बात करें कि डीएनए की फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मीन्स होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये कैसा होता है दिखने में, तो इस प्रकार की संरचना आप सबने देखी होगी। डबल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड की एक संरचना होती है जिसको अपन डीएनए बोलते हैं, और सिंगल स्टैंडर्ड की जो संरचना होती है उसको अपन आरएनए बोलते हैं। आरएनए में सिंगल स्ट्रक्चर की संरचना पाई जाती है और डीएनए के अंदर डबल स्टैंडर्ड की संरचना पाई जाती है। क्लियर है। अब बात करें कि इस डीएनए की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, या फादर ऑफ द डीएनए किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ द डीएनए बोला जाता है जेम्स वॉटसन। जेम्स वॉटसन नाम के वैज्ञानिक है जिनको फादर ऑफ द डीएनए के नाम से जाना जाता है। इन्होंने डीएनए की सबसे पहले डिस्कवरी करी और इन्होंने बताया कि जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड का होता है उसमें क्या क्या चीज होती है, वो किससे मिलकर बनता है। तो इन्होंने बताया कि एक तो इसके अंदर पाया जाता है फॉस्फेट, कि जो ये डीएनए की स्ट्रक्चर है डबल स्टैंडर्ड वाली, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक तो होता है फॉस्फेट, दूसरा क्या प्रेजेंट होता है, दूसरा होता है शुगर। और डीएनए में पाई जाने वाली शुगर का नाम क्या है, तो उस शुगर को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। याद रखना, डीएनए में पाई जाने वाली शुगर का नाम बताइए, डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। इसके अलावा क्या पाया जाता है, तो इसके अलावा तीसरा पाया जाता है नाइट्रोजन बेस। क्या होता है, नाइट्रोजन बेस। तीन चीजों से मिलकर बनता है डीएनए, फॉस्फेट, शुगर, शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर, और तीसरा है आपका नाइट्रोजन बेस। अब ये नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं, तो दो तरह के होते हैं, प्यूरिन बेस और पिरामिडिन बेस। अगर सिंपल सी मैं इस स्ट्रक्चर्स की बात करूं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है डबल स्टैंडर्ड वाली, मैं इधर की बात करूं, ये वाली जो है लाइनिंग, इसको अपन बोलते हैं प्यूरिन बेस। क्या बोलेंगे, प्यूरिन बेस। और ये जो प्यूरिन बेस होते हैं इसमें भी दो चीजें पाई जाती है, एक तो आपकी एडिनिन और ग्वाइन, एडिनिन और ग्वाइन, और दूसरा होता है पिरामिडिन बेस। इधर वाली जो लाइनिंग है इसको मैं कह सकता हूं पिरामिडिन बेस। क्या बोल सकता हूं, पिरामिडिन बेस। ये डबल स्टैंडर्ड होता है, इसमें डबल लेयर पाई जाती है, पिरामिडिन बेस। पिरामिडिन बेस में आपका पाया जाता है थायमिन एंड साइटोसिन, थायमिन एंड साइटोसिन। अब जो ये प्यूरिन बेस और पिरामिड बेस है, इसके बीच के अंदर एक बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बॉन्ड। तो जो प्यूरिन बेस और पिरामिडिन बेस है, इनके बीच में पाया जाता है बॉन्ड, और इस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, इस बॉन्ड का नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है बात, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं कहूं ये डीएनए कहां कहां पर पाया जाता है, तो डीएनए तीन जगह पर प्रेजेंट हो सकता है। नंबर फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, उसको अपन माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। दूसरा कहां प्रेजेंट होता है डीएनए, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम अमाउंट में न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके अलावा
क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट बोले तो प्लांट के अंदर, प्लांट की जो पत्तियां होती है उनके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। तो सेल के अंदर बोले तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, तो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, पावर हाउस ऑफ द सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर भी डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस, जिसको ब्रेन ऑफ द सेल्स, प्रिंसिपल ऑफ द सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, उसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तीसरा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। अब बात करें इस नाइट्रोजन बेस की, नाइट्रोजन जो बेस होता है, नाइट्रोजन बेस के अंदर अपन बात करें कि नाइट्रोजन बेस के अंदर अपने का दो चीज होती है, एक तो होती प्यूरिन और दूसरा होता पिरामिड, प्यूरिन और पिरामिड। जो प्यूरिन एक तरफ है ए और टी, एडिनिन थाइमिन, एडिनिन और थाइमिन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है डबल लेयर का, ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच में 3 लेयर का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इस बॉन्ड को अपन ने नाम दिया था हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन। तो पूछा जाता है कि डीएनए में पाए जाने वाले बॉन्ड का नाम, डीएनए में पाए जाने वाले बॉन्ड का नाम, या प्यूरिन एंड पिरामिडिन के बीच में पाए जाने वाले बॉन्ड का नाम बताओ। तो उस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है? हाइड्रोजन। वैसे बहुत सारे बॉन्ड पाए जाते हैं, आयोनिक बॉन्ड भी पाए जाते हैं। एक और बॉन्ड पाया जाता है जिसको बोलते हैं अपन कॉन्वलेंट बॉन्ड, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड का नाम क्या है? तो कॉन्वलेंट बॉन्ड है। ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाता है। इसके बीच में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? कि आरएनए के बारे में। सिंगल स्टैंडर्ड, आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? जिसमें सिंगल लेयर का बना रहेगा, सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, डीएनए में डबल लेयर थी। तो सिंपल सा अपन आरएनए की फुल फॉर्म की बात करें, आरएनए क्या है? तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या था? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये कैसा होता है? तो ये सिंगल लेयर का होता है। कैसा होता है? सिंगल लेयर। सिंपल सा कहेंगे अपन, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर। आरएनए होता है वो सिंगल लेयर का होता है। अब मैं कहूं आरएनए किससे मिलकर बना है, तो आरएनए में भी फॉस्फेट होगा, डीएनए में भी फॉस्फेट था, आरएनए में भी शुगर, डीएनए में भी शुगर। बट वहां की शुगर और इसकी शुगर में थोड़ा सा डिफरेंस। वहां क्या था? डीऑक्सी राइबोज शुगर थी, यहाँ पर राइबोज शुगर। आरएनए में पाई जाने वाली शुगर का नाम बताइए, तो आप क्या बोलोगे? राइबोज शुगर। तीसरा, वहां पर भी नाइट्रोजन बेस था, यहाँ पर भी नाइट्रोजन बेस, वहां पर भी नाइट्रोजन बेस था, यहाँ पर भी बस नाइट्रोजन बेस में क्या डिफरेंस है? प्यूरिन और पिरामिडिन यहाँ पर भी है, डीएनए में भी था। यहाँ पर एडिनिन एंड ग्वाइनिन है, डीएनए में भी था। बस सिंपल सा, जहां पर थाइमिन था उसकी जगह यूरेसिल आ जाएगा। यूरेसिल, थाइमिन की जगह पर कौन आ गया? यूरेसिल। थाइमिन यहां से हट गया है, थाइमिन को यहां से हटा दिया गया है, थाइमिन की जगह पर कौन आ गया? यूरेसिल। यूरेसिल और साइटोसिन, बस सारे के सारे नाइट्रोजन बेस सेम है, बस थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। किसके अंदर? आरएनए के अंदर। अब इसके अलावा जो डीएनए होता है उसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो डबल स्टैंडर्ड होता है अपना डीएनए। इस डीएनए के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, और इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। जीन कहाँ प्रेजेंट होती है? तो आप सिंपल सा कह सकते हो कि क्रोमोसोम के वहां, क्रोमोसोम के क्या प्रेजेंट होता है? तो डीएनए भी प्रेजेंट होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है। आरएनए न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है, और कहाँ प्रेजेंट हो सकता है? आरएनए साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है, शायद सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। अब जीन कितनी पाई जाती है? तो टोटल बॉडी के अंदर अपन जीन की बात करें तो 20,000 से 25,000, 20,000 से 25,000 जीन बॉडी के अंदर पाई जाती है। अब मैं बात करूं कि जीन का काम क्या है, क्या काम करती है बॉडी में जीन, जीन का क्या फंक्शंस है? तो सिंपल सा, जीन ट्रांसपोर्टेशन करती है, इंफॉर्मेशन को क्या करती है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करती है, 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 इंफॉर्मेशन को ट्
अपनी बॉडी की जो भी इंफॉर्मेशन है, इनहेरिटेंस, पीढ़ी दर पीढ़ी जो इंफॉर्मेशन होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ले जाना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, माता पिता से अपने अंदर, अपने से अपने संतान में, तो बोले तो आगे से आगे बढ़ते जाता है। तो इंफॉर्मेशन को कैरी करना किसका काम है? जीन का। और वो क्या करती है? कैरी करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसपोर्टेशन करने का काम। अब अपन बात करें फंक्शंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। आरएनए और डीएनए के क्या फंक्शंस? फंक्शंस ऑफ डीएनए, कि डीएनए का क्या फंक्शंस, तो क्या काम है डीएनए का? तो मैंने कल की क्लास में भी बताया था आपको कि न्यूक्लियस का काम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ द सेल्स का था, कि प्रिंसिपल ऑफ सेल, जो प्रिंसिपल होता है उसका काम क्या है? हर चीज की एक्टिविटी को कंट्रोल करना। वैसे न्यूक्लियस का काम था कि सेल्स के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करना बाय द हेल्प ऑफ डीएनए। खुद प्रिंसिपल उठकर अपना काम नहीं करेगा, जस्ट लाइक ए पियोन के जैसे कार्य करवाता है किससे? डीएनए से। और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ? न्यूक्लियस। तो जो भी कार्य प्रिंसिपल का था, वो प्रिंसिपल जो कार्य कर रहा था, कहाँ कर रहा था कार्य? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस खुद न करवा कर किसकी सहायता से करवा रहा था? डीएनए। जितनी भी सेल्स के अंदर एक्टिविटी होती, उन एक्टिविटी में अपना रोल अदा कौन करता है? डीएनए का। कौन करता है? डीएनए का। दूसरी बात करें आरएनए का क्या काम है, कि अपनी बॉडी में जितने भी आरएनए पाए जाते हैं वो क्या काम करते हैं? तो जितने भी बॉडी के अंदर आरएनए पाए जाते हैं वो सारे के सारे आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस। आरएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जितने भी प्रोटीन्स बनेगी वो सारे के सारे बॉडी में जितने भी आरएनए पाए जाते हैं, न्यूक्लियस आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, साइटोप्लाज्म आरएनए, जितने भी आरएनए वो सारे के सारे आरएनए प्रोटीन फॉर्मेशंस करते हैं। अब अपन यहाँ पर थोड़ी सी बात कर रहे थे जीन की, कि जीन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट जीन और दूसरा होता है रिसेसिव। नाम सुना है? डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। डोमिनेंट मतलब होता है प्रभावी, हिंदी में अपन बोलते हैं प्रभावी, और रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी। तो यहाँ पर अप्रभावी का मतलब ये नहीं कि ये किसका कोई कार्य नहीं, अपना प्रभाव ये भी दिखाता है, ये भी अपना प्रभाव दिखाता है। तो कौन सा कब अपना प्रभाव दिखाता है? तो अगर अपन सिंपल सी बात करें, जैसे कई बार यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एडिनिन एंड ग्वाइनिन, ये दोनों एक जैसे नाम नहीं, दोनों एक जैसे नाम नहीं, तो इसको अपन हेट्रोसाइक्लिक भी बोलते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो आपका नाइट्रोजन बेस होता है वहां पर कैसा प्रेजेंट होता है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? तो यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक पाया जाता है। इसी प्रकार ही अगर जीन की बात करें तो आपने मेडल का नियम पढ़ा था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, बोना पौधा और लंबा, याद है ना? एट क्लास, नाइन्थ क्लास, 10th क्लास, 11th 12th सब में अपन ये पढ़ते हुए आ रहे। तो ये कैपिटल टी होता है और स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी अपना प्रभाव दिखा रहा है और स्मॉल टी भी प्रभाव दिखा रहा है, और इससे होने वाले पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल। कह सकता हूं कि बोने पौधे का फ्यूजन लंबे पौधे के साथ करवाते हैं, तब भी होने वाले सारे के सारे पौधे कैसे होंगे? लंबे होंगे। अब इसका मीन्स क्या है कि ये अपना प्रभाव यहाँ पर भी दिखा रहा है और यहाँ पर भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर दोनों एक जैसे, उसको तो अपन बोलते हैं होमोजाइगस। क्या नाम दिया जाता है? होमोजाइगस। क्या बोला जाता है? होमोजाइगस। इसको भी होमोजाइगस बोल सकते हैं, इसको भी होमोजाइगस बोलते हैं। दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे अब मैं बात करूं दो फीमेल्स है, दो गर्ल्स है, तो वो होमोजाइगस है। एक गर्ल्स और एक बॉयज कपल जा रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? हेट्रोजाइगस। कैपिटल टी और स्मॉल टी डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसको अपन बोलते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस।
क्या होता है हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस? कि ऐसा जीन जो होमोजाइगस में भी अपना एक इफेक्ट दिखता है और हेट्रोजाइगस में भी अपना इफेक्ट दर्शाता है, उसको अपन बोलते हैं डोमिनेंट जीन। उसी को क्या बोलेंगे? डोमिनेंट जीन। क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। क्लियर होगी बात? और ऐसा जीन जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस में इफेक्ट देता है बट हेट्रोजाइगस में इफेक्ट नहीं दर्शाता। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर कैपिटल टी यहाँ पे है तो बोनापोदा कहला रहा है, बट यहाँ पर स्मॉल टी का कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि होमोजाइगस में तो इफेक्ट दर्शाए बट हेट्रोजाइगस में तो इफेक्ट नहीं दर्शाता है, उसको अपन बोलते हैं रिसेसिव जीन। वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस में इफेक्ट दर्शाता है, उसको रिसेसिव जीन क्या बोलेंगे? रिसेसिव जीन कहलाता है। क्लियर हो गई बात? अब इससे आगे अपन डिस्कस करेंगे कि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं। तो सिंपल सा अपन ने पढ़ रखा है कि क्रोमोसोम के नंबर 46 होते हैं, या तो XX या XY। और जो ये 44 होते हैं इनको अपन बोलते हैं एलोसोम। इनको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। क्या बोला जाता है? ऑटोसोम। क्लियर? और जो ये वाले जो नंबरिकल होते हैं वो तो ऑटोसोमल जीन कहलाएंगे या ऑटोसोम कहलाएंगे। ऑटोसोम क्रोमोसोम, ऑटोसोम क्रोमोसोम। और इनको बोलते हैं एलोसोम। क्या नाम दिया था? एलोसोम। या इसी को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर हुई बात? कि जितने भी ऑटोसोम है इस पे कोई डिफेक्टिव जीन आ गया, कोई डिफेक्टिव जीन आ गया मान लो ऑटोसोम पे। अब डिफेक्टिव जीन हो सकता है या रिसेसिव जीन भी हो सकता है, कि वो अपना हेट्रोजाइगस में भी इफेक्ट दर्शाए और होमोजाइगस में भी इफेक्ट दर्शाए। तो अपन उसको क्या बोलते हैं? होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, या कह सकते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। क्या बोल सकते हैं? कि ऑटोसोम पे जो अपना इफेक्ट दर्शा रहा है उसको अपन बोल सकते हैं ऑटोसोम डोमिनेंट डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। क्लियर है? या फिर क्या बोल सकते हैं? रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये जो ऑटोसोम है ये या तो डोमिनेंट हो सकता है या फिर रिसेसिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसी प्रकार एक्स लिंक्ड पर, या इस एक्स पर डिफेक्टिव जीन है या इस एक्स पर डिफेक्टिव जीन, तो दोनों में से एक पर है तो उसको अपन बोलते हैं एक्स लिंक डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? एक्स लिंक। और मैंने कहा यहाँ पर एक्स के साथ अगर वाई है, अगर वाई पे होता तो क्या बोलते हैं? इसको तो बोलेंगे एक्स लिंक्ड। तो इसको क्या बोलेंगे? वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड। अब जो ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है ये डोमिनेंट भी हो सकता है, ये रिसेसिव भी हो सकता है। क्योंकि एक्स तो होते हैं दो, एक एक्स अगर इफेक्टिव हो गया, डिफेक्टिव जीन आ गया तो ये काम नहीं करेगा तो उसकी जगह ये काम ना कर लेगा। बट वाई तो अपनी बॉडी में एक ही होता है, और अगर एक ही वाई है तो वाई हमेशा होता है डोमिनेंट। तो वाई लिंक्ड डोमिनेंट हो, कैसा डिजीज होगा? वाई लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी। डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन कैसे बनता है सेल के अंदर। क्लियर है? तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई। तो प्लीज, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, मुझे एनर्जी मिल रही है, तो मैं और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। आपके नर्सिंग के नॉलेज को और आगे बढ़ाया जाएगा। सारी थ्योरी पीएससी नर्सिंग की टीम आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देगी।
और इसके साथ साथ आप एप्लीकेशन से अगर आप चाह रहे हो कि नहीं यूट्यूब पे कोई क्लास आगे पीछे हमें दिखाई नहीं दे रही, तो एक सीक्वेंस में चाह रहे हो तो आप पीएससी नर्सिंग एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और आज ही सब्सक्राइब करें। मैक्सिमम अमाउंट है आपका 2000, उसमें भी अभी दीपावली का ऑफर चल रहा है, 20% ऑफ है। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, तो अपने नर्सिंग नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए आज ही हमारी टीम के साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।